ओके। सो काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टेक्निकल चार्ट और सेंटिमेंटल, क्योंकि आपको तो पता ही है अपने वीडियो के सेशन में हम न्यूज के बेसिस बहुत होते हैं कि न्यूज ओरिएंटेड ही एंड ऑल, राइट। तो लोग पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से क्या कैंडल स्टिक छोड़ देनी चाहिए या फिर सिर्फ न्यूज एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पे ही काम करना चाहिए, क्या टेक्निकल चार्ट पे काम करना चाहिए या फिर ट्रेंड पे काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। कि जब मैं न्यूज ओरिएंटेड बोलता हूँ तो न्यूज बेसिस मतलब जैसे एक न्यूज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई न्यूज आती है जैसे कि ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर लिया है, सो दैट्स द वन न्यूज। अदर न्यूज आती है कि फेड की हाइक हो गई है, ठीक है। कुछ न्यूज आती है कि क्रूड ऑयल के जो सिलेंडर है उसमें कुछ फट गया है, तो न्यूज पे डिपेंड करता है गाइस। अब ओपेक प्रोडक्शन की जो मीटिंग है, दैट इज अ स्टेबल न्यूज। आपको पता है ओपेक प्रोडक्शन कट का मतलब अगले 3 क्वार्टर के लिए उनको कट करना है, तो वो एक स्टेबल न्यूज होती है। हमको पता है कि ये प्रोडक्शन कट है, लेकिन किसी का पाइप फट गया या फेड हाइक आ गई, उसके ज्यादा इंप्लीकेशन शॉर्ट टर्म में नहीं होते। तो अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ, काफी लोग पूछते भी हैं मेरे से स्पेसिफिकली, बाकी तो मुझे पता ही है कि मार्केट में सब लोग कैंडल ही देखते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंडीशनल है। मैं हमेशा से मैंने हर चीज बोली है, हर स्ट्रैटेजी हर चीज आपकी मार्केट में कंडीशनल है। अगर आप करंट सिनारियो में मुझसे बात करो तो यस, डेफिनेटली आई पुट सेंटिमेंट ऑन टेक्निकल चार्ट, अब ऑन टेक्निकल चार्ट्स, ओके। ठीक है ना, लेकिन सेंटिमेंट्स भी डिपेंड करता है अगेन कि किस तरह से आप इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है ना। तो काफी लोग मुझसे डिटेल में पूछते हैं, अभी मेरे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, सर क्या आप टेक्निकल चार्ट छोड़ देना चाहिए। तो मैंने कब टेक्निकल चार्ट छोड़ा है गाइस, ये बताइए। हमेशा टेक्निकल चार्ट मैंने डिफरेंट है कि बस मैंने कैंडल स्टिक नहीं देखी है, राइट। आई यूजली डोंट सी द कैंडल स्टिक, बट टेक्निकल चार्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब पे जो भी वीडियो आता है एनालिसिस का, राइट, उसमें हमेशा टेक्निकल चार्ट होता है। तो टेक्निकल चार्ट गाइस यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, टेक्निकल चार्ट यू हैव टू सी इट, डेफिनेटली यू हैव टू सी इट। सेंटिमेंट अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हमने देखा है, बिकॉज मैंने अगेन कहा ना कंडीशनली होती है, आपको कंडीशनली चीजें सोचनी पड़ेगी कहाँ पे कौन सी चीज उपयुक्त रहेगी। अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, ज्योग्राफिकल काफी चेंजेस हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल में इधर उधर टसल हो रही है, कभी सऊदी अरेबिया अमेरिका लड़ रहा है, कभी ओपेक का प्रोडक्शन कट हो रहा है, कभी रशिया क्या कर रहा है। तो जब इस तरह का जब ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं ना, तो उस समय सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हावी हो जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे। और ये तो आपको पता ही है कि टेक्निकल चार्ट किससे बनता है। पहले टेक्निकल चार्ट नहीं बनता और उसके बाद सेंटिमेंट नहीं बनते हैं, पहले आपका सेंटिमेंट्स से टेक्निकल चार्ट बनते हैं। कोई न्यूज आती है कुछ आती है, उससे जो प्राइस ट्रेंड बनता है उसके बेसिस पे हम टेक्निकल चार्ट करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रूट क्या है, रूट है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट के बेसिस पे टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल चार्ट तो हमारा एक गणित हो गया कि भाई चलो एक गणित की, जैसे अपन गणित के फॉर्मूले से अपन कोई फिजिक्स का फॉर्मूला उसको गणित से सुलझा देते हैं, राइट। वही चीज है कि टेक्निकल चार्ट तो एक अपने को फॉर्मूला देता है कि हाँ भाई जब इस तरह का पैटर्न आता है तो ऐसा होता है, राइट। लेकिन वो पैटर्न आता कहाँ से, वो पैटर्न कहाँ से आता है, वो यही आता है ना कि ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से रिलेटेड कमोडिटी मार्केट से, तभी तो जाके वो ट्रेंड बनता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंटीमेंट से ही टेक्निकल चार्ट बनता है, या मैं कह दूं सेंटिमेंटल प्लस फंडामेंटल, इन सब चीजों को मिला के टेक्निकल चार्ट बनता है। टेक्निकल चार्ट से सेंटिमेंटल और फंडामेंटल नहीं बनते। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि इट्स कंडीशनल है। मैं एज ऑफ नाउ हमेशा सेंटिमेंट को ऊपर देता हूँ, कि आपको पता ही है सेंटिमेंट की वजह से 5 या 7% का फ्लक्चुएशन होना आम बात है। व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, शायद मैंने आज इसका आंसर दे दिया है। अगली स्लाइड्स। ओके। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं कि आपको पता है मैं यूट्यूब में वीडियो करता हूँ, तो मुझे लगता है ये भी मुझे डिटेल में बता देना चाहिए। स्लाइड मैंने इतनी बड़ी नहीं रखी गाइस, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली। काफी लोग बोलते हैं कि सर ये जो आप न्यूज न्यूज का एनालिसिस करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, क्या रियली वो हमको करना चाहिए, क्या इतने डेप्थ में हमको जानने की जरूरत है, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की न्यूज देख लें तो वो इनफ रहेगी, क्या चीज है। तो देखिए गाइस, ये डिपेंड करता है, मैंने हमेशा से बोला है, देखो सीखना और मास्टरी करना दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। सो इट्स अप टू यू कि आपको एक लेवल पे सीखना है, बस उसी लेवल पे काम करके सीखना है, या आपको उसमें मास्टरी करनी है। तो डिपेंड करता है, आपको पीएचडी करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल। आई डोंट नो लाइक व्हाई पीपल आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट है, आप समझ रहे हैं। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं एक इंटरनेशनल कमोडिटी, एक इंटरनेशनल एंटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे इंटरनेशनल न्यूज जानने की कोई जरूरत है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक वो मतलब विरोधाभास देता है,
ठीक है ना, वो डेफिनेटली ये पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आपको टेक्निकली सही करना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, एक्सपर्ट तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर आपको अपने लिए एटलीस्ट, आप मार्केट में किस लिए आते हो? आप आते हो कि अपने फायदे के लिए, कम से कम आपको अपने फायदे के लिए करना है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना वो अलग बात है, अपने फायदे के लिए कुछ करना है तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट इंटरनेशनल एक्टिविटी आनी चाहिए। तो गाइज क्योंकि बहुत लिंक होती है गाइज, बहुत चीजें आपस में लिंक होती है, उससे एक विजुअलाइजेशन बनता है, जैसे हम इक्विटी मार्केट में क्या करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, या फिर देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है। जैसे यस बैंक के पहले राणा जी थे, तो पता है राणा जी पे केस चले थे, लेकिन जैसे ही कोई एसबीआई बैंक से कोई एक अधिकारी नियुक्त हुआ, हमें लगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट का है, तो हमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ भाई अब मैनेजमेंट थोड़ा सा, क्योंकि अब मैनेजमेंट में वो हेरा फेरी नहीं होगी, पहले चीजों को छुपाया जा रहा था यस बैंक में, काफी सारे एनपीओस को छुपाया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे अब वो बात नहीं रहेगी, तो वो एक चीज आती है, वो एक अपने पास अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, कि हमें इंटरनेशनल यूज का है, तो हमें पता है कि फिर क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद कड़ी जोड़ के देखेगा, रशिया, और अभी अभी देखो वेनेजुला से ऑयल लिया है, अभी रिसेंट न्यूज है यूएस ने, मैंने पहले भी बोला था, आपको याद होगा 2 या 3 महीने पहले मैंने जब वीडियो बना था, मैंने बोला था कि यूएस अब डेफिनेटली वेनेजुला की तरफ जाएगा और वेनेजुला से क्रूड लेगा। अब ये बताओ, ये मैंने 2 महीने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, जब तक वेनेजुला से सिर्फ बात चल रही थी, मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वेनेजुला से ऑयल लेगा, पक्की बात है, ठीक है ना। और आज देखो वेनेजुला की पहली खेप क्रूड ऑयल की अमेरिका के पास जा रही है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आती, जब आपको एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटरनेशनल न्यूज का पता रहता है, साथ में दो चीजें गाइस, इंटरनेशनल न्यूज का पता होना, एक इंटरनेशनल न्यूज का पता होना क्या होता है, जैसे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की कोई न्यूज आई, मान लो ओपेक की न्यूज आई, ठीक है ना, एक न्यूज आई वो, तो ये तो हो गई न्यूज, ये तो आपके सामने सामने हो गई न्यूज। दूसरी होती है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स न्यूज से कैसे डिफरेंस है, क्योंकि देखो आपने जो ये ओपेक वाली न्यूज है ये तो आपने सिर्फ पढ़ा, अब वो ओपेक न्यूज के पीछे पॉलिटिक्स क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी ना प्राइस कैप लगा दिया था रशिया पे नेचुरल गैस पर, और रशिया ने अभी प्रोडक्शन कट किया था, तो मैंने पहले ही बोल दिया प्रोडक्शन कट होने से कोई मतलब ही नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओपेक और यूएस में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये होने वाला। जब आप जियो पॉलिटिक्स को समझने लगते हो ना धीरे धीरे, तो आपको धीरे धीरे यही समझ आ जाता है कि आप फैसले क्या लेने जाने वाले, ओपेक में प्रोडक्शन कट होने वाला है या नहीं होने वाला है, मार्केट क्रूड का स्टेबल होने वाला है या नहीं होने वाला है, अब क्रूड का क्या आगे फ्यूचर है, ये सब चीजों से आप कनेक्टेड रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, तो आपका क्वेश्चन जो था, काफी लोग मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं किए जिन्होंने भी, उनके दिमाग में भी क्वेश्चन रहा होगा कि सर हमें सारी न्यूज देखनी चाहिए और जियो पॉलिटिक्स समझनी चाहिए, तो उसका आंसर है डेफिनेटली यस, अगर आपको मार्केट में एक्सेल करना है गाइस। ठीक है गाइस, ये चीजें कोई नहीं बताता, देखो गाइस मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, लोगों को ये मतलब ही नहीं है, लोगों को सिर्फ टेक्निकल चार्ट से मतलब है, ओके, विच इज नॉट बैड एट ऑल, ओके, ठीक है वो अपनी लिमिटेशंस में है, लेकिन मैं बैरियर को तोड़ के आगे जाना चाहता हूँ, अपने कंफर्ट लेवल से ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं उन सब भीड़ में नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैंने न्यूज पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स, ऐसा मैंने हमेशा से बोला आपको कि मार्केट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल डायनामिक, आज जो मैं कर रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है वो कल भी करूँ, राइट। मार्केट फ्लेक्सिबल है तो हमें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एट द एंड हमारा मोटिव क्या है, कि हमारा मोटिव है कि हमें किसी न किसी तरीके से कमाना, बस ये मोटिव है। अब वो किसी भी तरीके से आए, बस ईमानदारी तरीके से आएगा इस, ओके। तो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल, अब इसका तरीका क्या है, काफी लोग बोलते हैं सर मैं कैसे पता चलूं, सर आप जो इंटरप्रिटेट करते हैं वो मैं कैसे पता करूं, कि मैं कैसे इंटरप्रिटेट करूं, इंटरप्रिटेट का मतलब हिंदी में बता देता हूँ, कि कोई भी जो न्यूज आती है, आप न्यूज तो पढ़ लेते हैं, अब उस न्यूज को समझना और उस न्यूज का प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो शायद आपको काफी लोग पूछते हैं सर वो आप कैसे निकाल लेते हो। तो गाइज उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल थिंग है कि मैं उससे इसलिए लिखा था क्योंकि उसके पीछे की जियो पॉलिटिक्स मुझे पता होती है, मुझे पहले से ही पता होता है ओपेक का ये क्या होता है, मैं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पहले से पता होता है, बट मैं अंदाजा लगा लेता हूँ, क्योंकि जब जियो पॉलिटिक्स आपको पता होती है तो पता है आपको यूएस ओपेक के अगेंस्ट क्या करने वाला है, नो ओपेक बिल लाएगा नहीं लाएगा। हम मैंने पहले ही बोला था कि नो ओपेक बिल नहीं लाएगा, क्योंकि नो ओपेक बिल लाया तो यूएस का भी मार्केट खराब हो जाएगा, तो काफी सारी, अब देखो ये जो है ना, ओपेक बिल लाएगा नहीं लाएगा, आपके पास न्यूज आती है कि यूएसए इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस नो ओपेक बिल, अब ये न्यूज आपने पढ़ ली, लेकिन अगर आपको जियो पॉलिटिक्स का अंदाजा नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो लाएगा नहीं लाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक आएगा नहीं आएगा, बट एक क्लैरिटी आपके दिमाग में पहले से आ जाती है कि भाई कैसे लाएगा यार, अगर उसने ये किया, तो अभी जो ये अपना सऊदी है ये क्या करेगा, सारा क्रूड ऑयल का जो भी अपना व्यापार है वो दूसरी करेंसी में करने लग जाएगा, और आज सबसे मजबूत पक्ष क्या है यूएस का, वो है उसका डॉलर, आज उसका डॉलर मार्केट में बिकता है, डॉलर का डंका बजता है, इसलिए अमेरिका का डंका बजता है, कल को डॉलर डाउन हुआ ना अमेरिका भी डाउन हो जाएगा, तो वो कर नहीं सकता था अमेरिका,
क्योंकि नहीं तो ये क्या करता है, सऊदी खुलेआम चाइना के साथ युआन में डील करता है, इंडिया के साथ रुपीज में डील करता है। तो ये पॉलिटिक्स है, यू डोंट नो दिस पॉलिटिक्स, यू डोंट नो दिस कंसेप्ट एंड ऑल, राइट। ठीक है ना, तो वो पॉलिटिक्स आपको समझनी पड़ती है कि यूएस क्या कर रहा है, चाइना, उसके लिए आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीजें। तो ये इसलिए मैंने कहा है कि ये बहुत वास्ट है, जितना आप सोचते हो ना उतना ईजी नहीं है, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं हमेशा क्रूड और नेचुरल गैस पे स्टिक रहता हूँ, ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करता, क्योंकि ज्यादा डाइवर्सिफाई करूंगा तो जहां पे आपकी कमांड है वो, यू नो हर जगह आधा आधा पाँव रखने की क्या जरूरत है, जहाँ खड़े रहो वहीं जमे रहो, नहीं, वो वाली चीज है। तो गाइज, तो डेफिनेटली गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना स्मार्ट वर्क लगाते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया गाइज। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं गाइज। स्कैल्पिंग, आई थिंक वन ऑफ द पर्सन हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, स्कैल्पिंग सर, अभी एक दिन स्पेल स्कैल्पिंग समझाना, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गाय। तो स्कैल्पिंग क्या होती है, ठीक है ना गाइज, मैंने हमेशा से पहले बोला आपको, आई डोंट वांट टू गो टू द फैंसी वर्ड ऑफ दिस वर्ड, ओके। जो लोग जो इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो फैंसी नाम लिखवा देते हैं ना, जैसे हमारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी होते हैं फैंसी वर्ड्स, अब उन फैंसी नाम को है ना हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं और अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। तो मुझे उसमें ज्यादा कंफर्ट लगता है, रादर देन कि कोई प्रोफेशनल मार्केट में कंसेप्ट चल रहा है उसको उठा के एज इट इज उसकी डेफिनेशन क्या रहती है वो टेक्निकल भाषा में, नहीं। तो यहाँ पे देखो स्कैल्पिंग को मैंने अपने हिसाब से, अगेन मैंने कहा कि मैंने ट्यून किया। देखो स्कैल्पिंग होता है क्या, पहले बात तो आपको स्कैल्पिंग ये होता है कि जब आप छोटे छोटे इंटरवल्स में आप ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में ट्रेड करते हैं। हालांकि हमने कई बार स्कैल्पिंग की हुई है, जाने अनजाने में आपको भी मैंने बहुत बारी स्कैल्पिंग ऑलरेडी करवा चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग यही होती है कि छोटे छोटे अंतराल में आप उसको बुक कर रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग एक एम सेक्शन वाला डिस्कस कर रहे थे, याद होगा आपको, नेचुरल गैस में जब एम वाला पैटर्न बनता है। तो जब एम पैटर्न बनता है ना, तो मैंने आपको नहीं बोला था कि एम पैटर्न कैसे बनता है, पहली बार ऊपर जाता है, दूसरी बार नीचे जाता है, तीसरी बार फिर ऊपर जाता है और चौथी बार नीचे जाता है, तो ये एम बन गया। करेक्ट, राइट। अब इस एम में स्कैल्पिंग का रोल कहाँ आता है, स्कैल्पिंग का रोल ये आता है कि जब ऊपर जाता है ये, ठीक है ना, और जब नीचे आता है, जिस पॉइंट पे नीचे आता है ना वो बॉर्डर पॉइंट होता है, उस बॉर्डर पॉइंट पे उठा के और वापस एम का जो पीक पॉइंट है उस पे जाने से पहले ही निकाल लो। रिगार्डिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। जैसे अब मैंने कई बार नहीं बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक देशी भाषा में समझाता हूँ कि भाई, जैसे नेचुरल गैस 200 पे है, राइट, ठीक है ना, 200 के 202 के ऊपर, ठीक है ना, 202 के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना, 202 के ऊपर जाने वाला है बॉर्डर पे, और इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 210, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 210 वाला जो है वो पीक एम है, एम का जो पीक वाला होता है ना, एम समझते हो ना, एक एम का पहला जो डंडा जाता है पीक पे, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो जो पीक वाला डंडा है ना जो है, वहां तक हमको पहुंचना ही नहीं है, नहीं, हम वहां तक हमको पहुंचना ही नहीं है। तो ये तो वो वाला कंसेप्ट हो गया मेरा बॉर्डर वाला, आप समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या, वहां तक पहुंचना नहीं है, उससे पहले ही आपको निकल जाना है। तो ये स्कैल्पिंग होती है, उसके पहले ही बहुत सारे ट्रेड बनते हैं ना, छोटे छोटे ट्रेड उठा लेना स्कैल्पिंग है। लेकिन यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आता है, पहले तो आपको स्कैल्पिंग समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप बाद में क्वेश्चंस पूछ लीजिए ना। अब मैं ये बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग इज रियली गुड फॉर ट्रेडर और नॉट। वेल इट अगेन इट्स रियली डिपेंड कंडीशन मार्केट। स्कैल्पिंग क्या होता है, जब आप मल्टीपल ट्रेड करते हैं तो एट द एंड ब्रोकर ज्यादा कमाता है, और जो स्कैल्पिंग करता है, मल्टीपल स्कैल्पिंग करता है, वो कम कमाता है। तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर हेजिंग एज वेल, मल्टीपल हेजिंग एज वेल, राइट। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप जब ये स्कैल्पिंग और जो हेजिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह जब आप फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो फॉलो करने से आपका ब्रोकर, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली अगर आप मल्टीपल हेजिंग करेंगे तो ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन वो ब्रोकरेज आपकी रियल वर्थ को कंपनसेट कर रहा नहीं कर रहा। मतलब आपको, अगर आप मल्टीपल हेजिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां ज्यादा फायदा दिख रहा है ब्रोकर को हटा के भी, देन यू कैन गो हेड। बट अगर आपको लगता है कि आप छोटे छोटे मार्जिन के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो ब्रोकर से उतना लग जाएगा, और स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, यूजुअली आपने फोकस किया होगा कि जब आप किसी दिन में ना आप 6 से 7 ट्रेड करते हैं, राइट। जब 6 से 7 ट्रेड करते हैं ना, तो मतलब जब 6 से 7 आदमी कब ट्रेड करता है, मैं बता देता हूँ। दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि वो बहुत कमा रहा होता है। जब वो बहुत कमा रहा होता है तो वो जुनून जुनून में करता ही जाता है ट्रेड। ये ना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो दिन में किसी ने 5 ट्रेड की, शुरू के 2 ट्रेड में उसने अच्छा खासा भर के कमाया, तो फिर वो रुकता नहीं है। ये कॉमन है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो रुकता नहीं है, वो सोचता है मैं और आगे कमाऊं 3। तो वो धीरे धीरे, वो स्कैल्पिंग नहीं होती है, वो अलग चीज होती है, वो करने लगता है धीरे धीरे, और फिर वो लेवल्स अपने एक्सपेक्ट करने लगता है। तो जब मल्टीपल ट्रेडिंग हो जाती है,
ठीक है ना, स्कैल्पिंग छोटे छोटे अंतराल में हो जाती है, तो फिर उसमें दिक्कत आने लग जाती है कि आपका ओवरऑल तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि आपको कितनी स्कैल्पिंग करनी है, आपको एक या दो में खुश रहो, ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं करनी होती। मैंने कई बार आपको बोला होगा सेशन में कि जब आपकी अच्छी हो जाती है तो मैंने कहा अब वेट कर लीजिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सांस ले लीजिए, राइट, अब नहीं करने की जरूरत है, तो वहां मैं आपको थांबा करवा देता था, राइट। लेकिन जब स्कैल्पिंग, जो लोग डेली हैबिचुअल हो जाते हैं स्कैल्पिंग के, यू नो तो अब ये है कि स्कैल्पिंग का भी अपना एक लेवल रहता है, जैसे एम पैटर्न है, तो वहीं स्कैल्पिंग की जा सकती है। तो कंडीशंस आनी चाहिए कि जहाँ पे स्कैल्पिंग की जा सके। हर जगह आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो, हर जगह आप हेजिंग नहीं कर सकते हो, हर जगह आप 50% मार्जिन स्ट्रैटेजी वाली नहीं लगा सकते हो। तो अब तक आपको ये तो पता चल गया कि सारी स्ट्रैटेजीज है क्या, यू नो अब आपको करना क्या है। अब आपको इसमें ये करना है कि भाई साहब, बेसिकली एक मिनट को, बेसिकली है क्या, यू नो अब बेसिकली आपको ये अंदाजा लगाना है कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। आपको इतना समझ आ गया कि भाई मल्टीपल हेजिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होती है, ये सारी स्ट्रैटेजी, 50% मार्जिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, 1% स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है ना, वॉलेटिलिटी चेक कैसे करते हैं, ये सब आपको पता है। लेकिन अब इसको सही जगह पे सही टाइम पे इम्प्लीमेंट करना, दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस इट इज, क्योंकि देखो नॉलेज तो दुनिया भर को है। ये जो मैं स्कैल्पिंग पढ़ा रहा हूँ ना, आप स्कैल्पिंग गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो हजार चिट्ठे आ जाएंगे इसमें, यूट्यूब पे मारेंगे तो सब अपने अपने धंधे खोल के बैठे हैं स्कैल्पिंग वाले, सब के आ जाएंगे वीडियोस लगातार लाइन बाई लाइन, स्कैल्पिंग दिस इज वो थंबनेल लगा के बहुत सारे आ जाएंगे स्कैल्पिंग के। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सही टाइम पे सही चीज कैसे यूटिलाइज करनी है, और वो चीज आएगी आपको एक्सपीरियंस से। कब आएगी एक्सपीरियंस, कब होगा, जब आप इन चीजों को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी जाके आपको एक्सपीरियंस आएगा। आज ये अगर ट्रेनिंग आप करके चले जाते हो, ठीक है ना, तो आप भूल जाओगे, ये वही वाला स्कूल वाला हिस्सा हो गया, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आपका जो भी पढ़ाया हुआ है स्कूल में वो सब बेकार हो जाता है, गाइस। इसीलिए गाइस मैंने बोला है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करो, सोचो। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते भी नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं कि जब आप ट्रेड करो तभी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई आपने स्ट्रैटेजी बढ़िया, अब आप ट्रेड कर रहे हो तभी इम्प्लीमेंटेशन करो, नहीं। जिस दिन आप ट्रेड, मान लो आप ट्रेड ना भी ले रहे हो, तो भी आप मार्केट को ऑब्जर्व करके ये जो स्ट्रैटेजी है उसको देख सकते हो कि हाँ भाई, ये स्ट्रैटेजी अगर मैं लगाता यहाँ पे तो मेरा ये लेवल होता है, देन यू कैन सी। आप इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई डमी सॉफ्टवेयर करके करना है। डमी सॉफ्टवेयर करने की जरूरत क्या है, देखो एक तरीका, काफी लोग बोलते हैं सर डमी सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा सर डमी, किसी को पता ही नहीं होता डमी, कोई मेहनत भी नहीं करता डमी सॉफ्टवेयर निकालने की। तो गैस ये एक और तरीका है ना, कि आप क्या करो, आप जो नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो आप करते रहिए, साथ में जो स्ट्रैटेजीज है ना इस पर ट्रेड ना करिए, बस इस पे ऑब्जर्वेशन चेक लगा लीजिए। जैसे मान लो एग्जांपल कल एनजी का मार्केट खुलता है, मक्का रूडल का एक्सपायरी खुलती है मार्च की, राइट। तो अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कहीं पे भी जब आपको लगे कि हाँ स्कैल्पिंग यहाँ लगा सकते हैं, हेजिंग यहाँ लगा सकते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी आपको लेनी नहीं है ट्रेड के लिए, आप सिर्फ उसको लगाइए और ऑब्जर्व करिए, अपने अपने लेवल आप लिख लीजिए कि हाँ भाई मैंने ये स्कैल्पिंग की है, और मुझे ये लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, राइट। तो आप फिर वो चेक पॉइंट लगा के रखिए और फिर देखिए कि वो क्लिक होता है या नहीं होता। ये कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में, राइट। और फिर आपको अंदाजा लग जाएगा धीरे धीरे कि हाँ भाई, कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे कहाँ यूज करनी चाहिए कहाँ नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा गाइस। देयर इज नो फॉर्मूला हियर कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी बता दूं आपको वो कम पड़ेगा जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं लोगे उस चीज का। तो डेफिनेटली यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, ओके। अभी अगली कोई स्लाइड है क्या? चलो गाइस, यहाँ पे सेशन एंड हो गया, ज्यादा लंबा नहीं किया मैंने। तो मैं अब आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए आपके वन बाय वन। ओके आलोक जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, अमारा जी आपका कोई क्वेश्चन है? महेंद्र जी पूछिए। सर हेजिंग संबंधी कोई वीडियो हो तो डालो ना। हेजिंग ये अभी संबंधी बता कैसे सर जी करें। वीडियो डाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी उसको लाइव कर भी चुका हूँ, शायद आपके पास आ गया होगा वो। आप जाके देखिए, आप जाके देखिए उसको, आपको पता चल जाएगा। वो पड़ा हुआ है वीडियो, मैंने सब लाइव कर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, आपको पता चल जाएगा महेंद्र जी। सीबीएस इसी मार्केट। चैनल पे इसी चैनल पे कि वो, उल्टा चश्मा पे। उल्टा उल्टा। ठीक सर, थैंक यू। चलो अजय जी। हाँ जी आलोक जी बोलिए।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ी स्टेप्स स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ स्कैल्पिंग में। हम्म। कि जैसे कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदता हूँ अच्छा, और स्कैल्पिंग। हम्म विद इन विद इन 2-3 मिनट्स में मतलब 50 पैसे या 1 रुपए लेके निकल जाता हूँ हिंदी में। हम्म। उसमें होता क्या है कि मेरे प्रॉफिट छोटे रहते हैं, लॉसेस बड़े हो जाते हैं। पता है, इसीलिए तो मैंने बोला था आपको। मैंने देखो स्कैल्पिंग में बताया, मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे, आप ये देखिए। ये वाली चीज मैंने जानबूझ के डाली ना, कि स्कैल्पिंग इज रियली गुड फॉर ट्रेडर और नॉट। दिस इज व्हाई आई पुट हियर, मैंने ये जानबूझ के डाली। क्योंकि देखो कुछ चीजें है ना, बड़ी फैंसी होती है। लोग स्ट्रैटेजी बनवा लेते हैं, लेकिन उसका मजाक बन के रह जाता है। मैंने बोला ना, स्कैल्पिंग इज वे डेंजरस, बिकॉज क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि वॉलेटिलिटी चेक हमने किया था पहली स्लाइड में, राइट। क्योंकि हमको पता है कि एनजी में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, जहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है ना, वहां स्कैल्पिंग में 1 या 2 मिनट में ना, आपने देखा होगा 1 या 2 मिनट में तो एनजी ना रॉकेट की तरह कभी ऊपर चला जाता, कभी नीचे चला जाता। तो अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे ना, तो आपकी स्कैल्पिंग हो जाएगी, कि आपके पैसों की स्कैल्पिंग होती रहेगी धीरे धीरे, तो वो वाली चीज है। इसीलिए इसको सोच समझ के, जहाँ पे वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कम हो, मतलब थोड़ी बहुत तो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, नहीं तो स्कैल्पिंग करेंगे कैसे अपन? 1 या 2 मिनट में तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा स्कैल्पिंग के लिए, फिर क्या करेंगे? लेकिन उस तरह का नहीं होना चाहिए, कोई सेंटिमेंटल, कोई न्यूज बेसिस आ रहा हो, कोई भयंकर चीज आ गई हो, कोई प्रोडक्शन कट आ गया हो। तो मुझे लगता है कि स्कैल्पिंग उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जब आप इस पर ट्रेंड हो जाओ। दिस इज द सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको मास्टरी पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद। नहीं तो ये इतना डेंजरस है स्कैल्पिंग करना, कि ये सब कुछ साफ भी कर सकता है, तो इसीलिए मैंने कहा सर था इसमें कि क्या है हर। सर, हाँ जी, बोलिए। 10 में से 8 मेरे सक्सेस जाते हैं। और जैसे मैं क्या देखता हूँ, शूटिंग स्टार जैसे ही बनता है ऊपर, हम्म। मैं वहां पे 5 लॉट या 10 लॉट मार देता हूँ। और देखो एक एक दो गाइस, दो रुपए में निकलते रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, क्या होता है ना, लोग मुझे बोलते हैं कि 10 में से 8 मेरे क्लिक हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि वो हम्म। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब 10 में से 8 क्लिक होना, उनको ऐसा नहीं, उनको ये बोलना चाहिए। अब मैं ये अगर बोलूँ कि 10 में से मेरे 8 क्लिक होते हैं, 2 नहीं होते हैं, लेकिन वो जो 2 क्लिक नहीं होते, उसमें सारे 8 समा जाते हैं, तो फिर मतलब क्या रहा? तो समझ आते हैं, तो उससे ज्यादा समझ आते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, 80% एफिशिएंसी का क्या मतलब रहा? वो 80% एफिशिएंसी नहीं है, राइट। उसका कोई मतलब नहीं है रे। तो वो वाली चीज है, इसीलिए स्कैल्पिंग थोड़ी सी डेंजरस है। इसीलिए मैंने ये लिखा था। ये कंडीशनली बहुत ज्यादा आपको सोच समझ के करनी चाहिए। देखो फैंसी वर्डों पे मत जाइए जगह। किसी ने मुझे पूछा था स्कैल्पिंग का, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट गाय, पूछा था। लेकिन जब आप फैंसी वर्ड्स पे कभी मत जाया करो गाइस। जो आप सुनते हो ना मार्केट में स्ट्रैटेजी के नाम पे, स्कैल्पिंग, हेजिंग, 1%, ये स्टार्ट, इनमें मत जाया करो। आपको ये देखा करो कि आपके लिए कौन सी चीज उपयुक्त है, ठीक है ना। उस हिसाब से, अभी जैसे मारुति का इंजन है, उन्होंने इस हिसाब से अपने इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से उसने वो 1.2 लीटर पेट्रोल का इंजन ट्यून्ड कर रखा, इतना अच्छा चलता है, ठीक है ना। लेकिन बाहर कंट्री में अलग दिखता है, तो अलग अलग चीज है, अपने हिसाब से ट्यून करना चाहिए। आप सीखो, सीधी की सीधी स्कैल्पिंग मार्केट से उठा के अपनी थाली में मत परोस लो। उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे उन लोगों को फायदा होने वाला है जो मतलब जैसे ब्रोकरेज हो गए, इन लोगों को। स्कैल्पिंग से सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? क्योंकि देखो, हर 2 मिनट में अगर कोई स्कैल्पिंग करता रहा सुबह शाम ये, तो सबसे ज्यादा फायदा स्कैल्पिंग को ब्रोकरेज वालों को होना चाहिए। बहुत ज्यादा फायदा सबसे ज्यादा ब्रोकरेज को होगा। तो वो लोग स्कैल्पिंग को ज्यादा प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि फायदा है ब्रोकरेज को, स्कैल्पिंग जितनी आप करोगे फायदा है, राइट। ऐसे तो मल्टीपल हेजिंग में भी फायदा है उनको। अगर आप मल्टीपल हेजिंग करोगे तो उसमें भी फायदा है। तो फायदा हर जगह, लेकिन स्कैल्पिंग तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हेजिंग हम हर 1-2 मिनट में नहीं करते हैं, 2 मिनट के चार्ट के लिए नहीं करते, तो स्कैल्पिंग थोड़ा सा ये है, बट इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी एज वेल, अगर आपको इसको सही तरीके से यूज करो तो। बट मुझे लगता है कि इसमें जब तक आपको मास्टरी नहीं होती, तब तक आपको नहीं करना चाहिए स्कैल्पिंग, सो मैं काफी बारी कर चुका हूँ ये। मेरा स्कैल्पिंग में उसको नाम नहीं लेता था, मैं कोई और नाम लेता था उसको मेरे हिसाब से। तो कर चुका हूँ काफी स्कैल्पिंग। मुझे लगता है कि इन 6 महीनों में मैं ज्यादा मैंने नहीं की है, 7 या 8 बार मैंने स्कैल्पिंग की है, ठीक है ना। जब उस समय जब एनजी और क्रूड में जब वो वाला टाइम चल रहा था, 95 से 90 के बीच में, 85 के बीच में, उस समय मैंने कुछ स्कैल्पिंग की थी। और स्कैल्पिंग मेरी सही रही थी, वहां पे बैठी थी। लेकिन मैं ना, ऐसा भी गाइस, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, गाइस, लोग कंट्रोल में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग कंट्रोल में, मेरे ऐसे से हैं अपने इसमें ही है, कि जैसे अभी मैंने स्कैल्पिंग की है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं पिछले 6 महीने से मैंने शायद 7-8 स्कैल्पिंग की है, और मैं काफी सक्सेसफुल रहा। तो मेरी जगह कोई दूसरा होता ना, तो दिमाग खराब हो जाता उसका। 7-8 बार सक्सेसफुल हो गया ना स्कैल्पिंग में, तो फिर तो देखो क्या होता है ना। देखो एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया का ऐसा बैट्समैन था। वो जब रिटायर किया ना उसने, जब वो फॉर्म में था, जब वो बहुत अच्छी फॉर्म में था ना, तब वो जाके रिटायर हुआ। और एक हमारे हैं क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के, जो बूढ़े हो जाते हैं,
ठीक है ना, उसके बाद जाके जब उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जब जाके रिटायर होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस, आप समझ रहे हो ना। अब मेरी स्कैल्पिंग में हर बार सक्सेसफुल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। लोग खुशी के मारे दिमाग पागल हो जाता है, वो कहे स्कैल्पिंग, अरे मेरी तो 7 8 सारी क्लिक की है भाई, मैं तो हर जगह स्कैल्पिंग करूं, मैं तो रोज क्यों स्कैल्पिंग ना करूं। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद यकीन मानिए, मैंने सिर्फ 7 8 बार की 6 महीने में सक्सेसफुल रहा हूं, लेकिन वापस से मैंने स्कैल्पिंग नहीं की, क्योंकि हो सकता है मुझे वो कंडीशन लगी नहीं स्कैल्पिंग के लिए ना। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि आपको कहाँ पे कौन सी सही चीज लग रही है, एटलीस्ट ऑनेस्ट विथ यू। इट्स योर मनी, राइट। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कहीं आप सक्सेसफुल रहे हैं तो आप उसको बार बार ये यूज ही करते जाइए। जहाँ पे कंडीशन बनेगी वही यूज करना है, जहाँ पे हेजिंग की कंडीशन बनेगी वही हेजिंग यूज करना। अननेसेसरी जबरदस्ती हेजिंग नहीं करनी है। तो इस चीज में आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर आप कमा रहे हैं, लोग कमाते कमाते पागल हो जाते हैं, कमाते कमाते इतना दिमाग खराब हो जाता है उनका कि उनको और कमाना होता है, और ज्यादा ज्यादा लगाते हैं। नहीं, थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, हमेशा सोचे। बड़े मुश्किल होता है ये कंडीशन मेंटेन करना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है ठीक है ना। लेकिन जिसने इस पे कंट्रोल कर लिया ना, वो मुझे लगता है मार्केट में उसको कोई नहीं रोक सकता, तो रियली स्कैल्पिंग इज डेंजरस, रियली डेंजरस, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ऐसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी डेंजरस है, लेकिन पर्सन पे डिपेंड करता है कि कौन इसको किस तरीके से करता है। अगर आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता स्कैल्पिंग कोई प्रॉब्लम है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा दिक्कत है ना, तो स्कैल्पिंग आप हर एक कंडीशन में करिए ना। अभी देखो, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब जैसे आलोक जी ने क्वेश्चन पूछा, अभी मैं बोलूँ स्कैल्पिंग के, मैं केस स्टडी भी बताता हूँ आपको। केस स्टडी नंबर 1, आप स्कैल्पिंग उसमें करो जब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही हो मार्केट में। केस स्टडी 2, आप स्कैल्पिंग उसमें करो जब मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चल रही हो। ठीक है ना। केस स्टडी 3, जब ऑप्शन एक्सपायरी के आसपास आ रहा हो तब जाके आप स्कैल्पिंग करो। ठीक है ना। केस नंबर 4, जब एक्सपायरी स्टार्ट हुए तब जाके आप स्कैल्पिंग करो। ऐसे बहुत सारे केस स्टडी बन सकती है, उन केस स्टडी को आप है ना अप्लाई करो। रियल मार्केट, लाइव मार्केट में ट्रेड ना करो, अप्लाई तो कर ही सकते हो ना। ट्रेड करते रहो, साथ में जो आप कर रहे हो साथ में अप्लाई करो। अप्लाई करके देखो कि आप कहाँ तक सही बैठते हो, और उसको लॉन्ग टर्म असेस करो, 1 महीने तक असेस करो बैठे बैठे। कितना टाइम लगता है उसमें, आपको खुद किसी की जानने की जरूरत नहीं कि अजय भाई क्या बोल रहे हैं, भाई मार्केट में यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, किसी जानने की जरूरत ही नहीं यार। 1 महीना बहुत इनफ होता है, खुद ही असेस करो। बस आपको समझा दिए कि स्कैल्पिंग का है, थोड़ा बहुत हम मोटिवेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे। बस आप अगर खुद भी करोगे ऐसे, तो आपको खुद को ही फीडबैक पता चल जाएगा कि मार्केट आपको क्या कह रहा है। तो मार्केट का फीडबैक सुनने की कोशिश किया करो हमेशा, कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है आपसे। तो मार्केट का फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो लेने के लिए आपको मार्केट के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा। तो जिनके पास टाइम की कमी नहीं है वो दे सकते हैं, और जिनके पास टाइम की कमी है, कोई नहीं, वो आधा 1 घंटा ही निकाले, कोई जरूरी नहीं है, जितना टाइम हो उतना इन्वेस्ट करिए, और थोड़ा सीखने की कोशिश करिए, बस वही। चलिए अगला कोई क्वेश्चन है गाइस, कि कितना टाइम बचा है। अभी तो टाइम है। अच्छा, सीवीएस भाटी जी, आपका कोई क्वेश्चन है। ओके। कृष्णा गेमर जी, आपका सर कोई। मैं एक चीज तो पूछ रहा था। हाँ बोलिए सर। सर मैं पूछ रहा था कि मैं ये जानना चाहता था कि लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट में बेस्ट कौन सा रहता है। लाइव चार्ट और, कैंडल चार्ट में। देखिए बेस्ट, मैं वही वही वाली चीज हो जाएगी ना। आप मेरे से एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं एक इसको 2 लाइनों का आंसर दूंगा। मेरे एक आदमी से क्वेश्चन पूछा था मेरे से, कि उसने मुझे बोला था कि यार मेरे उसने मुझे बताया कि मेरे लिए बेस्ट कार बता यार। ठीक है ना। तो मैंने उसको बता दी कि चले मर्सिडीज खरीद ले। डजंट मेक एनी सेंस, राइट। ठीक है ना। वो उसको ये बताना पड़ेगा पहले कि उसका बजट क्या है कार का। ठीक है ना। वो किस तरह की कार देख रहा है, एंथुजियास्ट है या सिर्फ माइलेज के लिए देख रहा है, या किसके लिए देख रहा है। देन आई कैन एबल टू से कि हाँ भाई तेरे लिए मारुति सही है, तेरे लिए वो सही है, तेरे लिए फोर्ड की कार सही है, इसकी कार सही है, राइट। तो उसी हिसाब से, अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये आपका क्वेश्चन रिपीट करोगे एक बार वापस, मैं भूल गया आलोक जी। मैं जानना चाह रहा था करेक्ट। कि एक होता है कैंडल चार्ट, एक होता है लाइन चार्ट। हाँ, तो देखिए, एक होता है तो कैंडल लाइन स्टिक। चार्ट और कैंडल चार्ट में दोनों में बेस्ट कौन सा लगता है। देखो, मैं को आपको पता ही है, मैं इसका आंसर कई बार दे चुका हूँ। लाल हरी नीली पीली लाल मोमबत्तियां, आई डोंट आपको लाइक। डरा देती है मेरे को। हाँ, मैं कैंडल स्टिक नहीं नॉर्मल चाय। देखिए, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि कैंडल स्टिक सही है। देखो, नॉर्मल चार्ट में मैं क्या देखता हूँ, कैंडल ही देखता हूँ। ठीक है ना। जो कैंडल में आपको दिखता है वही नॉर्मल में भी वही होगा, नॉर्मल में कोई अलग नहीं दिख जाएगा, बस वो तरीका अलग है।
कि एक कैंडल वाला चार्ट है, एक पाई चार्ट है, एक वो है, लेकिन सबके लेवल्स वही निकलते हैं। आप समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं ना, कोई 3D चार्ट है, कोई 2D चार्ट है, आंकड़े तो वही रहेंगे ना, आंकड़े थोड़ी निकल जाएंगे, बस उनको दर्शाने का तरीका अलग होता है, सिंपल सी बात है। तो कैंडल स्टिक में भी वही लेवल्स रहते हैं जो नॉर्मल लाइव चार्ट्स में रहते हैं, वो के वही है। बस मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है लाइव चार्ट को देख के करना, और मैं ऑलरेडी उसको रिलेट कर चुका हूँ कैंडल और टेक्निकल को। तो अब मेरे जो लेवल्स निकलते हैं आप कैंडल स्टिक में कभी कभी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि टेक्निकल चार्ट के साथ साथ कभी कभार मैं अपना वो भी लगा लेता हूँ थोड़ा सा, अंदर वाला दिमाग, मुझे पता चल जाता है कि बॉर्डर लेवल पे खेल होने वाला है, तो वो भी लगा लेता हूँ बीच में। बाकी डेफिनेटली कैंडल स्टिक भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कैंडल स्टिक में एक्सपर्ट है और अगर आपके पास इतनी टाइम है, आप हमेशा कैंडल स्टिक को देख सकते हो, भले आप घर पे हो, ऑफिस में हो, या फिर कहीं रोड ट्रिप पे गए हो, या फिर फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हो। अगर आपके पास ये सुविधा है कि भाई आप कभी भी मोबाइल पे खोल के कैंडल स्टिक देख के एनालिसिस कर सकते हैं, इतना टाइम है, देन कैंडल स्टिक इज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं इसलिए कॉम्प्लिकेट, क्योंकि मुझे थोड़ा नॉर्मल चार्ट से बड़ा सिंपल प्रोसेस लगता है, तो इसलिए तो अपनी चॉइस है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कैंडल स्टिक खराब है या टेक्निक लाइव चार्ट सही है, दोनों ही सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपके ऊपर, दोनों एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है कृष्णा जी, नवीन नवीन जी, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? ओके। नहीं सर। ओके। आज लेट ज्वाइन किए क्या नवीन जी? सर हाँ जी। महेंद्र बोल रहा था। हाँ जी महेंद्र जी बोलिए। मेरा ये लाइन चार्ट आप देखते हो तो इसमें वॉल्यूम भी चेक करते हो नहीं करते? और नहीं, मैं कभी कभार चेक करता हूँ, कभी कभार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जब पहला सेशन बनाया था यूट्यूब का, अभी भी मुझे याद है, मुझे अपने सारे सेशन मुंह जबानी याद रहते हैं, मैंने शायद 458 वीडियोस बनाए हैं लेकिन कभी भी आप उठा के मुझसे पूछ लोगे ना, तो मैं बता दूंगा आपको। मैंने बोला, मैंने जब शुरू में वीडियोस बनाए थे ना, तब मैंने ये बोला था कि मैं वॉल्यूम चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम के साथ भी मैनिपुलेशन होता है, गाइस, वॉल्यूम के और साथ। कुछ RSI MACD जैसे कुछ? मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अगर कभी जैसे लाइव इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, तो जब आपको लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा, यूजुअली क्या होता है, जब जहाँ वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होता है ना, तो वहां आपको क्या लगता है, ठीक है, वॉल्यूम जब ज्यादा जनरेट होता है तो आपको लगता है कि अभी ऊपर की तरफ भागेगा। यूजुअली ये होता है, राइट, कि वॉल्यूम यहाँ पे डिपेंड करता है कि सेलिंग वाला वॉल्यूम लगा हुआ है या बाय वाला लगा हुआ है। चलो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि अप साइड वाला वो जब ऊपर जा रहा था तब बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो इसका सीधा सा एक सिग्नल जाता है कि भाई जब ऊपर की साइड जा रहा है और वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट कर रहा है, मतलब ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, टू बी वेरी होने ज्यादा हम्म। लोग खरीद रहे हैं, राइट, तो उस हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। यस सर। फंडामेंटल ये होता है। नीचे की साइड क्या होता है, जब नीचे जा रहा होता है मार्केट, उस समय वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट होता है, तब ये सिग्नल जाता है कि भाई यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है और नीचे जाएगा, ऐसा होता है। ये तो होता है फंडामेंटल, राइट। हम्म। लेकिन क्या होता है ना, जी। इनमें भी गेम हो जाता है। मैं कई बार आपको बताऊंगा, अभी ये लाइव इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा कि वो है ना, क्योंकि क्या है कि देखो वॉल्यूम जो होता है ना, महेंद्र जी देखो, वॉल्यूम की आपको ये जी। समझना पड़ेगा डेप्थ में कि वॉल्यूम क्रिएट कैसे होता है। एक वॉल्यूम क्रिएट होता है कि मैं एक, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, वो बायर्स हैं, ठीक है ना, और मेरे साथ हम्म। कोई बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, वो भी बायर्स हैं, राइट। तो हम लोगों ने बाय किया, हम्म। वॉल्यूम जनरेट हुआ जी। और प्राइस ऊपर गई, जी। सो दिस इज कॉल्ड इट जी। जेन्युइन। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा करूं कि मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं और कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जी। लेकिन साथ में उसको निकाल भी रहे हैं। आप समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 9 बजे से मैं लगता हूँ ट्रेडिंग के लिए 5 बजे तक, ठीक है ना, या मैं 1 घंटे का मान लेता जी। हूँ, चलो 9 से 10 का मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 9 से 10 में मैंने वॉल्यूम हम्म। लगाया, ठीक है ना, अच्छा खासा हम्म। वॉल्यूम लगाया, उस वॉल्यूम में सभी सारे हैं, इंट्राडे वाले भी हैं, पोजिशनल ट्रेड भी हैं, डिलीवरी विलीवरी सब है उसमें, ठीक है ना, एक्सपायरी वाले भी हैं, सारे वाले हैं ना, उसमें सब है। तो अब उसमें हम्म। होता क्या ना, हम्म। कि जिस दिन मान लो इंट्राडे वाले हैं, जो स्कैल्पिंग करने वाले हैं, कोई भी करने वाले हैं, वो बहुत सारे एक साथ लग गए उसमें, ठीक है ना, तो वॉल्यूम जनरेट हो गया। जी। हमको ऐसा लगता है कि वॉल्यूम जनरेट हो गया, और फिर सडनली वो हम्म। सारे जो इंट्राडे वाले होते हैं वहां बुकिंग करके निकल लेते हैं, और एकदम से सडनली नीचे ट्रेड बन जाता है, तो यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई एंड क्लासीफाई कि वो जो वॉल्यूम है, मैंने कल भी बोला था, शायद एक वन डे बिफोर भी बोला था, कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उसका रूट कोज क्या है। रूट कोज बोले तो उसका जो फंडामेंटल रीजन है वो क्या है, वो हमें पता चल जाए ना, कि भाई इस वजह से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड, ओके डेफिनेटली अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो ऊपर जाता है, ये जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जितना मेरी स्टडी है, 50-50% रहता है सर महीने जी। ऐसा कोई हार्ड एंड सर फास्ट। लाइन 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 चार्ट आप लगाते हो तो वॉल्यूम नहीं लगाते हो, MACD RSI कुछ तो कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, आरएसआई देखते हैं ना, बट मैंने क्या बोला है,
कैंडल स्टिक बिल्कुल देखते हैं, आरएसआई वगैरह देखा करो, लेकिन आरएसआई वगैरह देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो आरएसआई वगैरह देख के करते हैं। मुझे बताओ, आप जो क्वेश्चन पूछे, आप आरएसआई देख के करते हो? अच्छा, हम्म। आरएसआई आपके लिए कैसा होता है कि ग्रेटर देन 60, राइट? कितना होता है आपके लिए कि उसमें एक ऊपर वाला पैटर्न बनाता है, ये बताओ। भाई कुछ भी होता है तो उसके लिए एक बार RSI वॉल्यूम कितना वगैरह सारे होता है, चेक करना पड़ता कितना होता है आरएसआई कोई का लिमिट नहीं है अपसाइड सर, रेट? हाँ। कोई लिमिट नहीं है, 70 के ऊपर और भी चला जाता है, नहीं वैसे नहीं, 40 से ये चला जाए है। कहीं हाँ, भी। जस्टिफाई। चले जाता है पर नहीं नहीं, आता जैसे भी क्या तो होता है ना, देखो जैसे क्या होता है, कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, कोई स्टॉक हम्म। अंडर वैल्यूड होता है। ओवर वैल्यूड क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी प्राइस से ज्यादा होता है, उसका बीटा ज्यादा होता है, प्राइस से ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड। कोई अंडर वैल्यूड क्यों होता है? कि वो जिसका उसका फंडामेंटल, जितनी उनकी ईपीएस है, जिनका उसका प्राइस टू वो अर्निंग रेशियो है, उसके हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं करता है, राइट? तो आरएसआई ऐसे ही बनता है। देखो आरएसआई अगर 20 है, तो इसका मतलब क्या समझते हो? चलो मैं बताता हूँ, आरएसआई 20 है तो आप क्या समझते हो, ये बताओ। तो इसीलिए मैं, वीक हुआ, हाँ बोली बोली। वीक हुआ 20 है क्या? तो RSI 20 आ गया तो वीक हुए ना। बेच देना बस। ओवरसोल्ड है, हाँ, ओवरसोल्ड अंडर ओवरसोल्ड है ना। वैल्यू। तो ये देखो, आरएसए का कोई फिक्स फिगर लेवल्स नहीं होता, बट हम एक सेट बेंचमार्क मान के चलते हैं कि भाई आरएसए अगर 30 है तो ये अंडर वैल्यूड है, मतलब ओवरसोल्ड है। आरएसए अगर 60 है तो ये एक परफेक्ट बाइंग जोन है। ये हमारे बेंचमार्क होते हैं, ठीक है ना। लेकिन लेकिन देखो आरएसए वगैरह जो होते हैं ना, वो क्या, इक्विटी मार्केट में आपके अच्छे वर्क कर जाते हैं, क्योंकि देखो इक्विटी मार्केट में इतनी ज्यादा सेंटिमेंटल न्यूज़ें नहीं आती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बजाज फाइनेंस का। अब आप बजाज फाइनेंस में रोज रोज, क्योंकि देखो वो स्टॉक है। अब बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी में देखो काफी सारी, बैंक निफ्टी में भी इतनी ज्यादा मुझे लगता है कि न्यूज़ें नहीं आती जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो जाए। या तो कोई आरबीआई की पॉलिसी आ रही होगी, या फिर कोई लिक्विड फंड इंट्रोड्यूस कर रहा होगा आरबीआई, जैसे कोरोना में उसने किया था, या फिर ऐसी सी न्यूज आती है। लेकिन जिस इंडेक्स में, जैसे क्रूड नेचुरल गैस में, वहां आए दिन पल पल में न्यूज आती है ना, तो वहां आरएसआई काम करना बंद कर देता है, आरएसआई दम तोड़ देता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, देखो जब मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल चार्ट ही सब कुछ नहीं है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट सब कुछ नहीं है, तो टेक्निकल चार्ट क्या होता है? गाइस, या 1 मिनट बाद ये सेशन बंद होने वाला है, आप वापस यही सेशन ज्वाइन कर लेगा, हम कंटिन्यू करेंगे इस पे, राइट? अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने बोला है कि टेक्निकल चार्ट ही सब कुछ नहीं होता है, यू हैव टू कंबाइन अदर थिंग्स। तो जब मैं टेक्निकल चार्ट बोलता हूँ तो उसमें सब आ गए। उसमें आपके फिबोनाची सीरीज आ गई, उसमें आपका एमएसीडी पैटर्न आ गया, उसमें 20 मूविंग एवरेज आ गया, 200 डीएमए आ गया आपका, आपका आरएसआई आ गया, आपके सारे वो क्या कहते हैं, ये डिफरेंट वेरिएंट आ गए, उसमें सब आ गए, उसमें उसमें सब कुछ आ गया, वो सब उसका पार्ट है टेक्निकल चार्ट का। टेक्निकल चार्ट कोई अलग चीज नहीं है, आरएसआई आरएसआई इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल चार्ट, राइट? तो वो सब आ गया। तो वो सब कमोडिटी और इंडेक्स में फेल हो जाते हैं सर जी। वो कभी कभार आरएसआई काम नहीं करते, बट अगर आप चार्ट देखते हैं, जो कि आपको देखना चाहिए डेफिनेटली, यू हैव टू डेफिनेटली सी द आरएसआई। मुझे लगता है बड़ा इजी है आरएसआई देखना, सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गाइज जाइए पता करिए। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे आपको ये जानने में कि आरएसआई कैसे चेक करते हैं। आरएसआई आपको दिखा देगा, कुछ साइट पे तो आरएसआई लिखा हुआ ही होता है कि ये आरएसआई है, उसमें ये भी लिखा होता है कि ये ओवरसोल्ड है, ये ओवर, सब कुछ लिखा होता है। मनी कंट्रोल में लाता है वो जो हेल्थ चेक रेगुलेटर जो कभी काम नहीं करता, राइट? ठीक है ना, वहां पे भी लिखा आता है कि ये बट वो सब कुछ नहीं होता है, वो आपको आना चाहिए। वो तो एक बेसिक चीज है जो मतलब मुझे लगता है कि सबको आनी चाहिए गाइस। लेस देन अ मिनट, ओके, इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप, ओके। तो वो चीज तो आपको आनी चाहिए डेफिनेटली, बट उससे आप कोई कंक्लूजन मत निकाल लेना। क्योंकि जब आप उससे कोई कंक्लूजन निकालने लगते हो कि आरएसआई बेसिस कंक्लूजन निकालने लगते हो, नहीं, आपको सारी चीजें मिलानी पड़ती है। जैसे आरएसआई मान लो 60 है, राइट? आरएसआई 60 है किसी का, और आपको फिबोनाची सीरीज से भी वही इंडिकेशन मिल रहा है, आरएसआई भी टेक्निकल चार्ट से भी वही मिल रहा है, न्यूज भी वही कह रही है कि भाई आपका ऊपर जाने वाला है,